हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद प्रकट हो गए हैं। क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। और कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा चलो अपनी छोड़ो, कम से कम मेरी खैरियत पूछ लो कि मैं कैसा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बढ़िया, एकदम मस्त टनाटन बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा चलो काम की बात करते हैं। काम की बात यार ये है ना कि बहुत दिनों से कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, एक्यूज रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो ना अपलोड नहीं कर पाए, बहुत सारे कंटेंट रह गए या नहीं देख पाए। अब से ये उम्मीद रखी जा सकती है कि आपको फुल कंटेंट मिलेगा। स्पेशली हम आपको अभी आज एक पॉइंट बता दें, वो ये बता दें कि स्पेशली अभी आप लोगों को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है मैथमेटिक्स। जितना भी पोर्शन आप लोगों को मिलेगा एक्चुअली में वो मैथमेटिक्स ही होगा। 9, 10, 11, 12 बेस्ड होगा सारा। अच्छा, अब जो कंटेंट हम लोग लेके चलेंगे अब से वो ये रहेगा ज़्यादातर कि अगर आप अभी जो हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं वो लेक्चर है 12th क्लास के लिए। स्पेशली 12th क्लास में आप लोग किसी भी बोर्ड में बैठने वाले हों, यूपी बोर्ड हो या फिर वो एमपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उनके लिए भी हम ये लेक्चरशिप आप लोगों के साथ में कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कंटेंट इस तरीके से बेस्ड रहेगा कि अगर मान लीजिए आप टीजीटी या पीजीटी में बैठ रहे हैं तो जो इंटरमीडिएट लेवल की मैथमेटिक्स जितनी आती है उसके लिए भी बेहतरीन काम करेगा। अच्छा बेस और फुल कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को बोर्ड में नज़र आ रहा होगा कि अपन लोग एलजेब्रा, वेक्टर एलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी सदिश बीजगणित या उसे हम सदिश विश्लेषण भी बोलते हैं, वेक्टर एनालाइज भी बोल सकते हैं कि हम ये पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में है, आपके चैप्टर में है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर चैनल पे आप लोग पहली मर्तबा आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगली जो वीडियो आपके पास में आएगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम मुशर्रफ हयात हाशमी है और अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आपको बताया अभी कि ये आपके लिए 12th क्लास के लिए, 12th क्लास में कोई सा भी बोर्ड हो उसके लिए आपको काम करेगा। टीजीटी, पीजीटी, नेट, आईआईटी किसी में भी अगर आप बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, फर्स्ट क्लास आपके काम आने वाला है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, दूसरों के साथ में शेयर करेंगे। कर भला सो हो भला। ठीक है, अगर खुद को पसंद आता है तो दूसरे को भी ये सजेस्ट करें कि हाँ भाई तुम भी देख लो, तुम्हारे भी कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। जैसे हम ये सोच रहे हैं आज के, आज ना सही कभी ना कभी हम आप लोगों के काम आ सकें। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप किसी दूसरे के काम आ सकें और दूसरा किसी तीसरे के काम आ सके। राइट, वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको सबसे पहले ये बता दें, बहुत सारी चीज़ें देखिए इसमें पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने का मतलब ये हो गया कि इस जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे बताएंगे, तमाम चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे पास में दो क्वांटिटी होती हैं, एक होती है आपके पास में स्केलर और एक होती है आपके पास में वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो राशियां हो गई आपके पास में, दो क्वांटिटी आपके पास में हो गई। ठीक, आपने 11th में फिजिक्स में शुरुआती दौर में पढ़ा होगा। शुरुआती जो चैप्टर हैं, दूसरा तीसरा या चौथा, किसी सब में अलग अलग बुक्स में अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर में दिया गया है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे हम अदिश राशि कहते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। आराम से समझना है, आराम से पढ़ना है, धीरे धीरे सुकून के साथ में, ताकि पूरा कंटेंट आपको समझ में आए अच्छी तरीके से। अगर बहुत ज़्यादा स्लो अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा बहुत स्पीड आप बढ़ा के देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि अगर पहली मरतबा आप लोग देख रहे हैं तो कम से कम पहली मरतबा नॉर्मल स्पीड में ही आप देखें। इसके बाद जब आपको कभी रिवीजन करना हो तो आप स्पीड बढ़ा दें, बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। अदिश राशि हो गई और सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब अदिश राशि यानी जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है। देखिए दो चीजें होती हैं आपके पास में, एक तो होता है आपका मैग्नीट्यूड और एक होता है आपके पास में डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं ऐसे अगर हम माने तो इसे हम परिमाप भी लिख सकते हैं और इसे हम दिशा लिख सकते हैं। अगर किसी भी क्वांटिटी को एक ऐसी क्वांटिटी
जिसे केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे हम कहते हैं अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। क्या करती है केवल कि एक ऐसी राशि होगी जिसे केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उसे हम अदिश राशि कहेंगे। सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज़, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही चीज़ों, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर हुई? अब हम ये समझेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसे एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की कैसे ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अच्छा इस चैप्टर में मेनली आपको क्या पढ़ना है? मेनली आपको वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। स्केलर तो इसका सिर्फ असिस्ट करेगा और इससे ज़्यादा इसमें इस चैप्टर में कोई खास काम नहीं है। बात क्लियर? तो समझ में आ रहा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, आपने अभी ये समझा। ठीक, अब एक चीज़ और समझिए, मैथमेटिक्स जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बेसिकली ये चार जो ऑपरेशन होते हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं जिन्हें अपन कहते हैं, तो ये जो हमने आपको बताया अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में ये ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनमें डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं लगाए जा सकते, यानी कि हम जो वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे उनमें ये ऑपरेशन हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो फिर ऑपरेशंस उसके कैसे रहेंगे, उसमें कौन सी संक्रियाएं लगा सकते हैं, कौन से नियमों का पालन करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, या और जो एन अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर क्वांटिटी की, उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ये अभी हम समझेंगे। बात क्लियर है? अब हम चलते हैं सबसे पहले कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, सदिश का निरूपण अगर हम समझेंगे तो हम समझ सकते हैं। बाइलिंगुअल चल रहे हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के, ताकि किसी को परेशानी ना हो। दोनों ही लोग, दोनों तरीके के स्टूडेंट्स, दोनों तरीके के फ्रेंड्स मैनेज कर लें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? हमने एक एरो बनाया, इस तरीके से एरो बनाया, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट था जिसे हम ओ मान लें थोड़ी देर के लिए, और ये एंड पॉइंट था जिसे हम पी मान लें। तो जो एंड पॉइंट है यहाँ पर हमने इस तरीके से एरो बना दिया। ये एरो जो बना हुआ है, यानी कि लाइन जो बनी हुई है एक तरीके से, इस लाइन की जो लेंथ है, लाइन की क्या है? लेंथ है। ये लेंथ ही इसकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, लेंथ की क्या होती है? लेंथ जो इसकी है एरो की, वो क्या है? मैग्नीट्यूड है इसका। और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी? ओ से पी की तरफ होगी। यानी हम सीधा से ये कह सकते हैं कि बिगिनिंग पॉइंट इनटू द एंडिंग पॉइंट, जहाँ से हम चले और जहाँ तक हम गए, तो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की और हमारी डायरेक्शन होगी जहाँ से हम चल रहे हैं वहाँ से, फ्रॉम हेयर टू देयर। ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट इनटू द एंडिंग पॉइंट। ओके, तो एक रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा वेक्टर का, वो एक तीर के द्वारा होगा, और उस तीर की जो लंबाई है वो उसका परिमाप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिमाप कहलाएगी। और जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में तीर हमने खींचा हुआ है। तो ये कहलाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है? यानी सदिश का संकेतांक या संकेत, कुछ भी कह सकते हैं। नोटेशन ऑफ वेक्टर, देखो हम मतलब कैसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नोटेशन कैसे देंगे? तो जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं और उनके स्मॉल लेटर जो होते हैं, मान लीजिए ABC, इनके ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो इस तरीके से हम इसे नोटेट कर सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं वेक्टरों का। अगर इस तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं करना है तो हम ए के ऊपर बार लगा दें या बी के ऊपर बार लगा दें या सी के ऊपर बार लगा दें, तब भी काम चल सकता है। एक तरीका और भी होता है, वो होता है कि डार्क साइन बनाए हम इस तरीके से। तो ये एक तरीका बेकार है, क्योंकि हम डार्क साइन थोड़ी ना बनाते आएंगे एग्जाम में, और एग्जाम वाले को भी ये नहीं पता होगा कि कौन सा डार्क है और कौन सा लाइट है। क्लियर है? तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वेक्टर ऊपर लगा दें। वेक्टर ऊपर लगाने से वो
वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, और वेक्टर अगर नहीं लगा रहे हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी ही रहती है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ए एक मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके अगर हमने केवल ए लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये एक जो वेक्टर क्वांटिटी थी इसका मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल ए ये इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए। ठीक है, यहाँ से हम समझ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, देखो मॉडुलस का साइन तो आपको पता है कुछ इस तरीके से होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर अगर हमें समझना है तो हम ये समझेंगे, इसे हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही उसका मॉडुलस कहलाएगा। यानी इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, मॉडुलस ऑफ वेक्टर हो गया। अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं जो वेक्टर्स होते हैं, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, हाँ गर्मी भी तो हो रही काफ़ी, बनी रहने तो पढ़ना है तो कुछ भी करना है। ठीक है, टाइप ऑफ वेक्टर ये क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर, चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। ओके, रेडी रहो, आराम से पढ़ो, मज़ा आएगा, बढ़िया तरीके से मज़ा आएगा, टेंशन नहीं लेगा। और अगर टेंशन लोगी भी तो क्या मिल जाएगा, टेंशन से थोड़ी ना कुछ भला हुआ है आज तक किसी का। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं यार, कहाँ दिमाग से जाता है, 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं ना। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ते हैं भाई मेरे, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। ओके, दैट हैज मैग्नीट्यूड इज 1, जिसका परिमाप केवल एक होता है उसे हम एकांक सदिश कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ओनली 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम ए कैप से कर लेते हैं। ठीक है, ए कैप हो गया या ए कैप हो गया इस तरीके से, या एन कैप हो गया इस तरीके से। अगर एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन कैप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए कैप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्मॉल ए कैप। ठीक, अगर हम इसको फार्मूलाइज करें तो ये बन जाता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए कैप जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और उस वेक्टर का जो मॉडुलस है उसका जो रेशियो होता है उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, सेकंड पे आते हैं, सेकंड निल वेक्टर, या फिर हम इसे जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, जीरो वेक्टर निल, इसे क्या कहते हैं, इसे शून्य वेक्टर ही कहते हैं, शून्य सदिश ही कहते हैं हिंदी में। दैट हैज मैग्नीट्यूड 0, जिसका मॉडुलस मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0, उसको हम कहते हैं निल या जीरो वेक्टर। राइट, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0। अच्छा हाँ, एक चीज और समझो, यहाँ पर ए कैप का मॉड इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मापांक, इसका मॉडुलस 1 होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। राइट, निल वेक्टर क्या, निल वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, उसको हम कहते हैं निल वेक्टर। राइट, निल वेक्टर को जीरो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम ए टू ए वेक्टर या बी टू बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ निल वेक्टर की कोई लेंथ नहीं है, यही ए पॉइंट है और यही दूसरा भी पॉइंट है, यानी ए भी यही है, तो जो अपने पॉइंट पे अपने पॉइंट को दर्शा रहा है इसको हम ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए टू ए यानी इस तरीके से हम दर्शा देते हैं। राइट, किसकी बात करना है हमको, इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश, सिंपल सी बात है। क्या हो गया, क्या हो गया भाई, कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ, पढ़ा रहा हूँ सिर्फ समान सदिश पढ़ना है, समान सदिश, समान सदिश क्या करें, समान सदिश के लिए एक काम करते हैं, समान सदिश में एक काम करते हैं, 2 वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी।
ए वेक्टर और बी वेक्टर। समान सदिश, इसका मैग्नीट्यूड बराबर ले लेते हैं, मतलब इसकी लेंथ बराबर ले लेते हैं और इसकी डायरेक्शन बराबर ले लेते हैं। सिंपल सी बात है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, तो ये वेक्टर कैसे वेक्टर हो गए, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी इक्वल वेक्टर हो गए। बस इतनी सी बात थी, जिसका विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, इट्स सो सिंपल, नो एनी अदर एल्स। तो ये हो गया ए इज इक्वल टू बी। हाँ, इसमें एक चीज मान सकते हैं कि जो इक्वल वेक्टर होते हैं, ये इक्वल वेक्टर पैरेलल होते हैं, होंगे ना। डायरेक्शन अगर हमें इक्वल चाहिए तो डायरेक्शन अगर हम इक्वल लेंगे तो डायरेक्शन जहाँ पे भी इक्वल है वहाँ पे वो दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल ही होंगी। तो सिंपल सी बात है कि जो इक्वल वेक्टर होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम समदिश सदिश की। यहाँ पे लिख लेते हैं समदिश सदिश। हो, इंग्लिश वालों को भी ध्यान दे रहे हैं हम, लाइक वेक्टर है ना, समदिश सदिश लाइक वेक्टर। समदिश बस वही हो गया कि जिसकी दिशा समान हो, बराबर हो, उसे अपन क्या कहते हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, समदिश हो गया। इसमें एक कंडीशन ये है कि जो लाइक वेक्टर है वो लाइक वेक्टर क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, बट ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। देन ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी हम इसे भी क्या कह सकते हैं कि ये भी पैरेलल होंगे, समांतर ये भी होंगे। भाई अगर हम ऐसे करें तब भी तो ये समदिश है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए इतना है तो इसका मैग्नीट्यूड इसका डबल है। ठीक है, फिर ये हो गया आपका क्या, लाइक वेक्टर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं हम आपको। अब चलो समदिश हो गया, पांचवा देखते हैं, अनलाइक वेक्टर। ओके, अनलाइक वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। सिंपल सी कहानी है, ये एक डायरेक्शन वाला ए वेक्टर है, ये दूसरी डायरेक्शन वाला बी वेक्टर है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अच्छा, जो आपका अनलाइक वेक्टर यानी कि विपरीत सदिश, हम इसे ये भी कह सकते हैं, विपरीत सदिश जो होते हैं उसे हम कहते हैं अनलाइक वेक्टर। इसमें भी क्या होगा, हमने ये कहा है कि डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, इससे में कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, मैग्नीट्यूड बराबर नहीं भी हो सकता है, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट अगर होगा तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ओके, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें ना तो एक जो हमने अनलाइक वेक्टर पढ़ा ना अभी 5th नंबर पर, उसी के आधार पर अगर हम देखें तो देखिए एक वेक्टर ये हो गया, ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन नेगेटिव वेक्टर में क्या, देखो अनलाइक वेक्टर में ये था कि अनलाइक वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट, डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस इतनी सी बात थी, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो। लेकिन जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव वेक्टर होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, साथ में मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए। मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी तो हम इसे लिख पाएंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर, है ना। ए वेक्टर अगर लेंथ इसकी बराबर है तभी तो हम कहेंगे कि ए के बराबर है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर के बाद में नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, यानी समरेखीय या संरेखीय बोल सकते हैं इसे। ठीक है, समरेखीय। इनकी क्रिया रेखा या तो एक ही होती है, क्रिया रेखा या तो एक ही होती है, जो वर्किंग लाइन है वो या तो एक ही होगी या फिर ये वेक्टर पैरेलल होंगे, इसे अपन कहते हैं समरेखीय। समरेखीय मतलब समझो, या तो हम ये कहें कि ये जो वेक्टर है ए वेक्टर है, ये जो वेक्टर है बी वेक्टर है, ये वेक्टर कैसे है, कोलिनियर है क्योंकि ये पैरेलल है। या फिर एक वेक्टर ये मान लीजिए ए है और एक वेक्टर ये मान लीजिए ये ए वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनकी वर्किंग लाइन एक ही है। वर्किंग लाइन एक ही है मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी वेक्टर लाइक समथिंग एम इंटू ए वेक्टर,
इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के m गुना है, वो 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। तो ये कॉलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। राइट, क्लियर। कॉलिनियर वेक्टर के बाद में हम देखते हैं एक कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, समतलीय सदिश ऐसे वेक्टर होते हैं जो या तो एक ही प्लेन में हो, या तो एक ही प्लेन में हो, या फिर किसी दिए हुए प्लेन के पैरेलल हो, उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लानर वेक्टर कहते हैं। बात क्लियर। ये हैं आपके टाइप्स ऑफ वेक्टर थे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद में फिर हम पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट, इनका ऑपरेशन, ये सब कैसी चीज़ें होती हैं, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए है, ज़रा सोचो आगे का, है ना। तब तक के लिए बाय।